नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टोरी आज अभी परिवार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आयुष आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कदम उठा सकते हैं और धोखा खा सकते हैं। आपको ये कहानी हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, क्योंकि किसी छोटे मोटे अधिकारी की कहानी नहीं है, एक बहुत बड़े अफसर रैंक की कहानी है कि जिन्होंने तमाम चीजें जानते हुए समाज की और फिर भी वो कदम उठाया और धोखा खाया। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोपहर करीब 2 बजे एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर, जो बहुत बड़ी अफसर हैं, एसडीएम के पद पर तैनात हैं और संडे का दिन होता है, लेकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को तुरंत इलाज के लिए बोलता है कि नहीं, ये यहीं पर इनकी पोस्टिंग है इसी जिले में और तुरंत इलाज शुरू करें। मैंने इनको सीपीआर भी दिया है, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ रही, जल्दी से जल्दी आप इन्हें देखकर उचित इलाज प्रदान करें। और डॉक्टर को जो कहानी बताता है कि बीवी सो रही थी, 2 बज चुके थे दोपहर के, और जब मैं उन्हें उठाने गया तो उठ नहीं रही थी। लेकिन उठाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनके सीने में दर्द था, उन्हें खांसी बुखार जैसी चीजें भी थी, लेकिन फिर भी वो अमरूद खा रही थी। मैंने मना किया कि अमरूद मत खाओ, तबीयत बिगड़ सकती, लेकिन पत्नी नहीं मानी, क्योंकि वह एसडीएम थी और जो मन में आता था वही कर। जब मैंने उन्हें दोपहर में उठाया तो उठ नहीं रही थी। मैंने उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की ताकि वो बिस्तर से उठ जाए। संडे का दिन था, कुछ काम धाम भी हो जाए, लेकिन बिस्तर से नहीं उठी। यह बातचीत एसडीएम के पति ने पुलिस वालों को बताई और यह बताया कि उसके बाद भी वो नहीं उठी, और जब उसे यह लगा कि शायद पत्नी की मौत हो चुकी है तो भागकर अस्पताल पहुंच जाता है। फिर पता लगता है कि पत्नी की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों को भी यही कहानी उसने बताई। दूसरी तरफ जो एसडीएम की बड़ी बहन है, उसमें वो एसडीएम के पति के ऊपर तमाम आरोप लगा रही हैं। अब एसडीएम साहिबा की तो मौत पहले ही हो चुकी है और कहानी के एंगल से ये पता लगता है कि उनके पति ने ही उनको मारा है। लेकिन जो बहन है उनका भी अहम किरदार है। बहन के बेटे, जिसका नाम स्वप्निल है, उसके नाम पर मौसी ने नामनी दाखिल किया हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि बेड पर पड़े पड़े मृत्यु कैसे हो गई। एसडीएम मैडम की जो बात अमरूद खाने के एंगल से बताई जा रही थी कि पति कह रहा था कि उनकी तबीयत खराब थी और उसने खाने से अमरूद मना किया, लेकिन उन्होंने खाया। दूसरी जो चीज है, पति भी पाक साफ नहीं है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में एक लड़की का फोटो छापा है और जब दैनिक भास्कर की टीम ने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उस लड़की ने व्हाट्सएप से अपना फोटो भी हटा दिया और बात भी नहीं। अब चूंकि न्यूज इंडस्ट्री में फोटो वायरल हो चुकी थी, पुलिस तय तक पहुंचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि जो कातिल है वह इसका पति है और वो भी शायद शामिल है। अब 2 एंगल होते हैं, बहन, भतीजा और पति। पुलिस 3 एंगल पर काम करना शुरू कर। अब आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं और सारी चीजों पर बात करते हैं। पहले जानते हैं एसडीएम निशा नापित शर्मा के बारे में, जो शाहपुरा मध्य प्रदेश की एसडीएम, जिनकी मौत हो चुकी है और पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व किया। निशा का जन्म 22 दिसंबर 1973 में छत्तीसगढ़ में हुआ। 2 बहनों में निशा पढ़ने में काफी अच्छी थी। पेरेंट्स भी उनका काफी ख्याल रखते थे और उन्हें काफी पढ़ाया लिखाया भी। उनकी जो बड़ी बहन है उनको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन निशा अपनी बड़ी बहन से पढ़ने में ज्यादा तेज। इसी पढ़ाई लिखाई के क्रम में निशा 2003 में मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा पास कर लेती है और फिर उनकी पहली पोस्टिंग होती है छिंदवाड़ा में एक नायब तहसीलदार के पद पर। 2010 में सतना में भी पोस्टिंग होती है और 2020 में डिप्टी कलेक्टर बन जाती है और 2023 में वह शाहपुरा में फिलवक्त एसडीएम के तौर पर तैनात थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, अच्छी खासी पोस्टिंग थी,
लेकिन जो निशा हैं उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां नहीं थी, कुछ उनके जीवन में बेहतर नहीं हो पा रहा था। दरअसल एसडीएम के माता पिता की मौत हो चुकी है। उसके बाद उनकी बड़ी बहन के साथ उनकी बातचीत होती रहती है। बीच बीच में कभी बातचीत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर बढ़ जाती है, क्योंकि निशा की जॉब इस प्रकार की थी कि वो अपने ही काम में काफी उलझी रहती है। जो बड़ी बहन है वो शादीशुदा होती है, पहले से उनका एक पति है, और निशा ने शादी नहीं की हो। दोनों की अपनी जिंदगी बहनों की चल रही होती है। अब चूंकि निशा ने शादी नहीं की है तो उनके मन में एक सवाल उठा करता है कि मैं अकेली हूँ, क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। और ये सवाल उनके मन में 2020 में उठता है, और 2020 में जब उनके मन में यह सवाल उठता है तो मैट्रिमोनियल साइटों पर जाकर अपने लिए पति का चुनाव करना शुरू करती हैं और अलग अलग प्रोफाइलों को खंगालती हैं। और इसी क्रम में उन्हें मनीष नाम का व्यक्ति, जो देखने सुनने में अच्छा होता है और अपने को आर्किटेक्ट बताता है, उस तस्वीर पर उनकी निगाह टिकती है। अब तस्वीर पसंद आती है, काम पसंद आता है। इसके बाद दोनों की बातचीत होती है। अब जब बातचीत शुरू होती है तो मनीष मैडम को बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और कुछ बिजनेस वगैरह करता हूँ। आप बहुत बड़े पद पर हैं, ये संभव कैसे हो सकता है? लेकिन यह जो मनीष है यह कोई आर्किटेक्ट नहीं था, बल्कि ये तो बस कंडक्टर था, और बस में कंडक्टरी का काम करके उसके जरिए वह अपनी कमाई किया करता था। और इधर मैडम को लगता है कि जो सामने वाला है वह आर्किटेक्ट है। अब दोनों में बातचीत शुरू होती है। इसके बाद निशा अपनी बहन को फोन करके बताती है, कहती है कि दीदी मुझे एक लड़का पसंद आया है और मैं सोच रही हूँ कि शादी कर लूं। ये बात सुनकर उनकी बड़ी बहन चौंक गई कि तुम शादी करना चाहती हो, लेकिन अगर करना चाहती हो तो ठीक है, लड़के से एक बार हम लोग भी मिल लेते हैं, साथ में फैमिली भी मिलेगी। इस पर निशा बोलते ही हैं, यानी जो एसडीएम मैडम है वह कहती हैं कि देखो जो लड़का है वह साफ तौर पर कह रहा है कि उसे मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह कुछ किसी से भी मिलना नहीं चाहता है, वह बस मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। अब इस बातचीत के बाद जो निशा मैडम हैं और उनकी बहन, इन दोनों के बीच में बातचीत थोड़ी बंद हो जाती। कई दिन तक फोन कॉल नहीं आते हैं। फिर एक दिन अचानक 2020 की बात है कि एसडीएम मैडम ने अपनी बहन को कॉल किया और कहती हैं कि दीदी मैंने शादी कर ली है और मनीष के साथ मैं बहुत खुश हूँ। बहन उनसे कुछ पूछती भी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं दीदी, मैं मनीष के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। खैर बहन कहती हैं चलो शादी कर ली है, फोटोग्राफ भेजो। और इन दोनों बहनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होती है। जो सिलसिला बीच में बातचीत का बंद हो चुका था वो सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। इधर एसडीएम निशा नापित शर्मा की शादी मनीष नाम के व्यक्ति से हो जाती है। कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगता है कि ये मनीष कोई काम नहीं करता है और वो आए दिन अपनी पत्नी एसडीएम मैडम से ही पैसे मांगता है कि आज मुझे इतने पैसों की जरूरत है, कल मुझे इतने पैसों की जरूरत है। निशा अपने पति को पैसे दे देती और पति द्वारा पैसे मांगने के क्रम में ये मामला एक दिन कुछ ऐसा पहुंचता है कि पति मनीष निशा से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। थोड़ी बहुत बहस के बाद निशा 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लेती हैं और अपने पति मनीष को दे देती है। ये सारी लगातार चीजें चली रही थी। इसी बीच धीरे धीरे एसडीएम निशा शर्मा को पता लगता है कि साल 2018 में जो हमारा पति है वह शादी कर चुका है, यानी वह पहले से विवाहित होता है और उसका शादी के 6 महीने बाद ही तलाक हो चुका होता है, यानी उसने दूसरी शादी मुझसे की है। अब ये सारी बातचीत एसडीएम निशा शर्मा के सामने आती है, लेकिन वो इन चीजों को कि भाई तलाक हो चुका है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो वो अपनी मैरिड लाइफ को सुधारने की कोशिश करती, क्योंकि वह चाहती थी कि शादी हो चुकी है, लाइफ अच्छी चल रही है, करियर वो भी अच्छा चल रहा है और मेरी जो निजी जिंदगी है
या प्राइवेट लाइफ है, उसमें चलो एक पति है जिसको मैं अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ, अच्छे से उसके साथ रह सकती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मनीष लगातार पैसों की मांग अपनी पत्नी से करता रहता है। अब ये पैसों की मांग एसडीएम को कभी कभी नागवार लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मनीष निशा के बैंक अकाउंट तक पहुंच बनाने की कोशिश करता है। तभी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, और मनीष के साथ जब ये तस्वीर वायरल होती है तो निशा अपने पति से पूछती हैं कि ये बैंक अकाउंट का क्या सीन है, ये लड़की कौन है जिसकी तस्वीर वायरल हुई है। हालांकि निशा के साथ मनीष अब टॉर्चर करने जैसे व्यवहार को कर रहा था, और निशा को भी ये पता लग चुका था कि जो मनीष है वो पैसों का भूखा है, और जो मनीष है वो उसी इलाके में एक फ्लैट खरीद चुका था और उसको किराए पर दे रखा था। इसके बाद भी वो बार बार पैसे की मांग करता था। इन सब बातों से रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आना शुरू हो जाती, क्योंकि निशा बड़े पद पर थी और जानती थी कि पुलिस के बीच जाएंगे तो ये सारी बातें आम समाज को मालूम पड़ेंगी। लेकिन जो एसपी होते हैं उनको वो अपनी बात बताती, वो उनकी सारी बातों को जानते थे। जो दोनों लोगों में अनौपचारिक बातें होती हैं, निशा ने उनको अपनी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस समझाती है और रिश्तों को सुधार करने के लिए कहती, और मैडम से भी ये कहती है कि जो ये लड़का है मनीष यह सुधर जाए, और इसने दूसरी शादी की है। अब हम आपको बताते हैं कि मनीष ने पहली शादी ग्वालियर में एक लड़की से की हो, जो 6 महीने भी नहीं टिक पाती और तलाक हो जाता है। और इधर मैट्रिमोनियल साइट पर खंगालने के बाद एसडीएम महोदया का फोन आता है, और मनीष अपने घर के लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता था, क्योंकि एसडीएम भी अकेली थी, अकेली औरत, और इधर मनीष भी अकेला था। निशा के बैंक बैलेंस में भी अच्छा पैसा था, तो इधर मनीष भी यह चाहता था किसी तरीके से काम चल जाएगा, और निशा की जो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो उसका हो जाएगा। निशा शुरुआत में अपनी बहन को बताती हैं कि मैं शादी के लिए लड़का देख रही हूँ, करना चाहती हूँ। बहन खुद आना चाहती है, लेकिन मनीष मना कर देता है कि उसे अपने परिवार और आपके परिवार से कोई मतलब नहीं। जबकि बहन एक लेक्चरर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और तभी वो अपनी बहन को बार बार समझाती हैं। हालांकि निशा अपनी बहन को बताती है कि वो मुझसे बार बार कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी में नॉमिनी बना दो। बहन कहती है कि नहीं, अभी 2-3 साल का समय गुजारो, क्योंकि वक्त को किसी ने नहीं देखा है। 2-3 साल के बाद तुम्हें तमाम चीजें जानकारी में होंगी। हो सकता है उसने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, तुम्हारी सारी चीजें हड़प ले। इन सब बातों के होने के बाद निशा अपने पति को नामनी नहीं बनाती। मनीष को तो लगातार पैसों की भूख थी। वो अपनी पत्नी से कहता था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे लिए किन चीजों की कमी रखता हूँ, तुम मेरे प्यार को समझ नहीं रही हो। मैडम फिर भी इन बातों को नहीं मानती, और जो उनकी बहन का बेटा होता है स्वप्निल, उसको नामनी बना देती हैं। अब जो बैंक अकाउंट होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो स्वप्निल के नाम पर होती है। बड़ी बहन भी उस चीजों की देखरेख करती हैं। इन बातों को देखकर मनीष को गुस्सा आने लगता है, और इसी के साथ मनीष की एक लड़की के साथ फोटो वायरल होने लगती है, और उस फोटो पर सोशल मीडिया पर हैप्पी मैरिज लिख करके फोटो वायरल हुई थी। इस वायरल फोटो को देखने के बाद निशा ने अपने पति से पूछा था कि ये क्या है। इधर मनीष को लगता है कि उसकी सारी बातें निशा को मालूम हो चुकी हैं, तो वो कहता है कि ये फोटो पहले शादी की है, उससे अब तलाक हो चुका है, और उसने तीसरी शादी मध्य प्रदेश से दूर यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की से भी कर रखी थी। जब ज्यादा इन बातों को निशा खोदती हैं तो वो बताता है कि ये मेरे दोस्त की बीवी है। मैं तो बस स्टेज पर जाकर खड़ा हो गया था और अपने दोस्त से कहूंगा कि जो हम दोनों की ये फोटो वायरल हो रही है इसको हटा ले। ऐसा कहीं कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, दोस्त की पत्नी है। हालांकि इस फोटो के बारे में दैनिक भास्कर ने काफी कुछ उस महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने अपनी डीपी से वो फोटो भी हटाई, सोशल मीडिया से सारे फोटो भी हटा दिए,
और इधर मनीष नामनी बनाने को लेकर झगड़ा कर रहा होता है और एसडीएम मैडम को अपने पति पर संदेह हो चुका था कि हो न हो पति के साथ कुछ गड़बड़ है और ये जानबूझकर मेरे साथ बदमाशी कर रहा है और धोखा देने की फिराक। अब मैडम भी इस तेवर में बात करती थी जिस तेवर में पहले मनीष बात किया करता था। क्योंकि मैडम भी शादी के चक्कर में फंस गई थी। शादी के बाद उनको पता लगा था कि पति को उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसों का नशा है और किसी भी चीज की भूख नहीं। अब कहानी बदलती है। इन सारी बातों को पुलिस भी जानती थी। इधर पति अस्पताल में डॉक्टर को जाकर बताता है कि पत्नी को खांसी है, मौसम बदल रहा था और तमाम चीजें थी, ये अमरूद खा रही थी और उसके बाद नहीं उठ रही है, मैं लेकर के इनको आया हूँ। और जिस रोज घर में मैडम की हत्या होती है, नौकरानी भी आती है अपना काम करके चली जाती है। मैडम सो रही होती है, सुबह से मैडम नहीं उठी है, लेकिन कोई भी नौकर नौकरानी उनको जगाने की हिम्मत नहीं करता है। अब आइए देखने और तलाशने की कोशिश करते हैं कि इसमें पति का क्या अहम रोल था। दोनों में झगड़े बढ़ गए थे, पति पत्नी में क्लेश भी हो रहे थे और इसी सिलसिले में जनवरी माह में ही अंत में शनिवार को और रविवार के दरमियान झगड़ा होता है। एसडीएम मैडम फोटो के बारे में पूछती हैं कि ये औरत कौन बैठी है और इसी झगड़े के बीच पति मनीष शायद उनका गला दबा देता है और वह भी तकिए से गला दबाता है। कुछ खून वगैरह निकलता है, नाक से खून बहता है जो तकिए पर लग जाता है, चादर पर लग जाता है और उसके बाद जब उसे समझ नहीं आता है कि क्या करना है तो आराम से बाहर आकर के बैठता है और कुछ देर सोचता है। फिर बड़े इत्मीनान से तकिया लेता है और चादर वॉशिंग मशीन में डाल देता है, उसे धोता है, सुखाता है और मशीन के अंदर ही फैला देता है और सोचता है कि मैंने जो किया है अब उससे मैं कैसे बचूं। इधर अस्पताल में जब डॉक्टर को संदेह होता है कि मैडम को जो लाया गया और ये बता रहा है कि इनको अमरूद खाने से या सर्दी लगने से कुछ हो गया है और डॉक्टर ये देख करके जानता है कि इस मरीज की मृत्यु करीब 10-12 घंटे पहले हो, तो डॉक्टर भी चुपचाप पुलिस को खबर कर देता है। वैसे ही बयान मनीष पुलिस को देता है। पुलिस घर पर आती है और पति भी साथ में ही होता है और घर में इधर उधर सबूतों को तलाश करना शुरू कर। और इधर चूंकि संडे का दिन था, पति अपना सारा काम कर चुका था। नौकर नौकरानी घर आती हैं, बोलती हैं कि मालकिन कहाँ है, सो रही हैं। बताता है आज संडे का दिन है, सोने दो। जो नौकरानी खाना वगैरह बनाती हैं वो लोग भी देखती हैं कि टाइम बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि इतने बड़े अधिकारी के घर में कोई एक नौकर तो होगा नहीं, एसडीएम का घर था, वहाँ और भी लोग थे काम करने वाले, वो भी आते हैं कि मैडम कहाँ है। तो वो मनीष बोलता है कि ठीक है, देखते हैं, मैडम सो रही हैं। और इस तरह वो लगातार टाइम बिताता जाता है। करीब 2 बजे वो प्लान बनाकर तैयार कर चुका होता है और इन सारे ड्रामों को करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। निशा की बॉडी को भी अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर वहां देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो मर चुकी। अब एक एसडीएम की मौत हो चुकी है और हस्बैंड लेकर के आया है, दोनों पति पत्नी हैं। हस्बैंड डॉक्टर से भी पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को ऐसा क्या हुआ कि इनकी मौत हो गई। डॉक्टर बोलते हैं कि आप जब इन्हें अस्पताल लाए तो इन्हें 4-5 घंटे पहले ही मृत्यु हो चुकी और डॉक्टर पुलिस को पहले ही खबर कर चुका था। पुलिस आती है, पति से पूछा जाता है कि बताओ एसडीएम मैडम है, उनकी नाक से खून क्यों आया, ऐसा क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ लग रहा था कि अलग सी बीमारी है तो तुम्हें फौरन उन्हें लेकर अस्पताल आना चाहिए। नाक से खून आने का कारण क्या है? तो बताता है कि हो सकता है कि हाई बीपी हो गया हो, अक्सर उनके साथ ऐसा होता था। लेकिन पुलिस के गले में ये कहानी उतरती नहीं है। पुलिस पति के साथ घर आ जाती है, सबूतों को तलाशना शुरू करती है और इधर जब पति मैडम को लेकर अस्पताल आया था तो उसने तकिया, चादर, अन्य चीजें सब धुलाई करके मशीन के ड्रायर में ही रख छोड़ा था। पुलिस जब उस बेडरूम में जाती है जहां निशा मैडम सोती तो वहां तकिए चादर नहीं पाती है। उसको देखने के बाद पुलिस को थोड़ा सा शक होना शुरू होता है और इस शक की आहट मिलते ही पुलिस घर के अंदर अन्य तमाम चीजों पर तलाश
करना शुरू करती है। नौकर नौकरानियों को भी बुलाया जाता है, उनसे भी बात करती है। तो वो सब मनीष की गढ़ी हुई कहानी के अनुरूप ही तमाम बातें बोलते हैं। अब पुलिस परेशान है कि हम पति को अगर पकड़ते हैं तो भी परेशानी खड़ी होगी। बहन इल्जाम पति पर लगा रही है और पति इल्जाम बहन पर लगा रहा है। पुलिस के सामने ये दो सवाल बड़े परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन तब तक इसी तलाशी के क्रम में पुलिस की नजर आंगन में रखी वॉशिंग मशीन की ओर जाती है। एक सिपाही वॉशिंग मशीन का जब ड्रायर खोलता है तो उसमें तकिया अंदर पड़ा हुआ। अब तकिया चूंकि धोने वाली कोई चीज तो थी नहीं, तकिए के गिलाफ को धोया जा सकता है, चादर को धोया जा सकता है, लेकिन तकिया अंदर पड़े होने के बाद उसको थोड़ा शक होता है और वो अपने अधिकारियों को जाकर के ये बात बताता है। अधिकारी भी आते हैं और देखते हैं। इसके बाद उनका शक मनीष पर और ज्यादा गहरा जाता है। इस क्रम में पुलिस मनीष पर सख्ती बरतना शुरू करती है और जब सख्ती बरती जाती है तो वो कुछ देर में टूट जाता है और सारी चीजें उगल देता है। पुलिस मनीष को हिरासत में लेती है, अदालत में पेश करती है, सारे सबूत इकट्ठे कर अदालत में पेश किए जाते हैं। मित्रों, इस कहानी का बताने या सुनाने का आशय यह था कि समाज में हम कभी भी किसी लड़की या लड़के की शादी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में चमक दमक वाले फोटोग्राफ और चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन इनके पीछे की दुनिया खाली ही होती है। इसके साथ ही बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी चेक करना बहुत जरूरी है। एक एसडीएम होकर भी उन्होंने अपने पति के बारे में पता नहीं लगाया कि तलाकशुदा है या आर्किटेक्चर है, अपने को खुद क्या बता रहा है, कहाँ इसकी नौकरी है, और जबकि वो एक कंडक्टर रह चुका होता है। एसडीएम रहते हुए भी पति तीसरी शादी भी करने के लिए पहुंच जाता है। जब उनको इसकी जानकारी मिलती है तब तक दुर्घटना घट चुकी थी। इसलिए शादी से पहले तमाम बैकग्राउंड को चेक करना बहुत अनिवार्य है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मनीष ने एसडीएम निशा शर्मा यानी अपनी पत्नी की हत्या की। मनीष ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, आपने देख लिया, सुन लिया कि आज वो कहाँ है। जो सपने उसने देखे थे वो सपने अब जेल की कोठरियों में पूरे होंगे और आज सलाखों के पीछे चक्की पीस रहा हो। मिलते हैं अगली नई कहानी। नमस्कार।